दोस्तों नमस्कार। आज़ादी के बाद या कहें विभाजन के बाद भारत की विदेश नीति और कूटनीति को लेकर सबसे बड़ी परीक्षा इसी वक्त क्यों है? कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया। कोई पहला मौका नहीं है जो युद्ध सरीखी परिस्थितियां बनी और इससे पहले युद्ध भी हुए हैं। बावजूद इसके भारत की कूटनीति और विदेश नीति को लेकर सबसे बड़ा इम्तिहान क्यों है? और इस वक्त दुनिया के 33 देशों में भारत के सांसदों की टीम जाकर जब ये बताने वाली है कि पाकिस्तान की ज़मीन पर आतंकी संगठनों के अड्डे चलते हैं, पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी टेररिज्म के पीछे खड़ी हुई है, तो शायद 1947 के बाद ये पहला मौका है जब इतना बड़ा डेलीगेशन या इतनी बड़ी टीम दुनिया के 33 देशों में जाएगी। लेकिन सवाल इस वक्त यह भी नहीं है। सवाल तो यह है कि हमारे पीछे जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का नज़ारा है, यहाँ पर इससे पहले 1947-48 में जब पहला टकराव कश्मीर के भीतर पाकिस्तान को लेकर हुआ, तो पहली चर्चा नेहरू ने यही कही थी और सरदार पटेल की मौजूदगी में यही कहा गया था कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जो हुआ सबकी आंखों के सामने है। 1962 का युद्ध, यहीं पर पहली बार नेहरू ने माना था कि उनकी विदेश नीति और चीन के साथ संबंधों को लेकर चूक हो गई है। और उसके बाद रक्षा मंत्री का बदला जाना, साउथ ब्लॉक में जबरदस्त तरीके से ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल होना और महज 3 बरस के बाद 1965 में लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान का हमला होना। उस दौर में भारत किस रूप में सचेत था, दुनिया भारत के साथ कैसे खड़ी हो गई, शायद आज उन पन्नों को भी पलटने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त की परिस्थितियों में भी दुनिया के सामने भारत आज़ादी के बाद या कहें विभाजन के बाद की परिस्थितियों में पाकिस्तान को लेकर जो बातें दुनिया में रेंग रही थी, उसमें दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा भारत के साथ खड़ा था। 1971 अमेरिका साथ नहीं था, बावजूद इसके रूस साथ में खड़ा था। बावजूद इसके 1971 में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के आधार पर जो मुक्ति सेना का साथ भारतीय सेना ने दिया इंदिरा गांधी के कहने पर, और जनरल मानिक शाह ने जो पहल की, उस वक्त भी इसी साउथ और नॉर्थ ब्लॉक के भीतर जो भारत की विदेश नीति और कूटनीति को लेकर प्रयास हो रहे थे, उसमें दुनिया के तमाम देशों को कैसे किस रूप में साथ लाया जाए। अमेरिका विरोध कर रहा है, बावजूद इसके दुनिया कोल्ड वार में फंसी हुई है, बावजूद इसके, और एक बड़ी सफलता भारत को मिली। और उसके बाद याद कीजिए करगिल का दौर, इसी जगह पर अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस जो मौजूदगी थी, जसवंत सिंह, तमाम मौजूदगी के बीच करगिल को लेकर यह सवाल खड़ा हुआ था कि पाकिस्तान के भीतर से आतंकी हमलों को लेकर, और करगिल जिस तर्ज पर हुआ है उसमें उससे पहले भारत तो लाहौर यात्रा कर रहा था, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बताया गया करगिल में क्या कुछ हुआ। लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि एक बड़ा डेलीगेशन भेजा जाए। दरअसल पाकिस्तान के इर्द गिर्द भारत की सामरिक और विदेश नीति घुमड़ती रही है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। और शायद यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद पाकिस्तान से दो हाथ कब, कैसे, किस रूप में होंगे, शायद इस देश के भीतर एक हार्ड स्टेट की परिकल्पना लिए हुए भारत की कूटनीति को समझा गया। और इसी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के भीतर अधिकारियों को कहा गया, भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है, वो एक हार्ड स्टेट की भूमिका में है। लेकिन याद कीजिए, इसी पाकिस्तान को लेकर जब 9/11 हुआ अमेरिका में, उसके 2 महीने के बाद ही यानी 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पे अटैक भी हुआ था, इसी जगह पर अटैक हुआ था।
उसके बाद दुनिया को यह बताने की जरूरत नहीं थी कि भारत आतंकवाद से कैसे प्रभावित है। पूरा अमेरिका भारत के साथ खड़ा था। और जब 9/11 हुआ था तो अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा था, जो साथ है वो साथ है, जो साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन है। यानी दुनिया बिल्कुल दो हिस्सों में 9/11 के बाद टेररिज्म को लेकर बंटती हुई दिखाई दी थी। और याद कीजिए, मुंबई पर जब हमला हुआ तो मुंबई पर हमले के वक्त बड़ी तादाद में उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति बुश कैंप डेविड में थे। उन्होंने वहीं से टेलीफोन मनमोहन सिंह को किया। पेंटागन हो, CIA हो, भारत में मैलफोर्ड जो राजदूत थे अमेरिका के, सब ने मिलकर स्ट्रेटजी बनाई कि किसी भी हालत में टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक झटके में पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त जॉर्ज बुश जा रहे थे, ओबामा आ रहे थे। और उस ट्रांजिशन के पीरियड में भी पूरा अमेरिका भारत के साथ खड़ा था। और उस वक्त मनमोहन सिंह ने डेलीगेशन बनाया जिसमें राजदूतों की, जिसमें देश के इंटेलेक्चुअलिज्म की, जिसमें देश के भीतर जो ऐसे शख्स हैं जिनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है, उस डेलीगेशन को भेजा गया, सबूतों के साथ भेजा गया जो मुंबई पर अटैक हुआ था। लेकिन तमाम परिस्थितियों से गुजरते वक्त एक बात तो जहन में रखनी होगी कि पाकिस्तान का सवाल आते ही भारत के भीतर जो टेररिज्म है, भारत के भीतर जो कॉम्युनल एस्पेक्ट है, कश्मीर के भीतर जो टेररिज्म की स्थितियां और उपस्थिति है, इन तमाम सवालों के बीच भारत का बढ़ता हुआ रक्षा बजट भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर सामरिक नीति की दिशा में ले ही जाता है। शायद इसीलिए इस वक्त सबसे मुश्किल घड़ी क्यों कही जा रही है बार बार। और भारत ने अगर 33 देशों में अपने डेलीगेशन को भेजकर यह बताने की कोशिश शुरू करने जा रही है कि देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है, बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, तो एक क्षण के लिए जरा ये अब समझने की जरूरत जरूर है। अगर इससे पहले युद्ध की एक कतार है, अगर इससे पहले आतंकवादी घटनाओं की एक कतार है, तो फिर इस वक्त अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, UK, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, इटली, डेनमार्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो, सियरालोन, स्पेन, ग्रीस, स्लोवानिया, लताविया, रूस, इजिप्ट, कतार, इथोपिया, साउथ अफ्रीका। जब हम इनका नाम ले रहे हैं तो ये 33 दुनिया के ऐसे देश हैं जहां पर भारत का डेलीगेशन जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अभी तक जो चली आ रही भारत की कूटनीति और विदेश नीति थी, अब उसके सामने बिल्कुल नई चुनौती है। इस डेलीगेशन का असर दुनिया के कितने देशों पर कैसे पड़ेगा, यह सवाल इसलिए है क्योंकि जब 9/11 हुआ था तो अमेरिका ने सीधे तौर पर अल-कायदा को कटघरे में खड़ा किया था। ओसामा बिन लादेन कटघरे में खड़े थे। भारत के ऊपर पार्लियामेंट पे जब हमला हुआ था तो जैश ए मोहम्मद को कटघरे में खड़ा किया गया था। भारत के भीतर आतंकवादी घटनाओं में जम्मू कश्मीर की विधानसभा भी आई तो लश्कर ए तौयबा और लाल किले पर भी अटैक हुआ था तो लश्कर ए तौयबा को खड़ा किया गया था। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कभी इस बात की मुहर लगाई नहीं। बावजूद इसके अमेरिका आतंकवादी हमलों को सह चुका है। दुनिया के बहुत सारे देशों में आतंकी हमले हुए हैं, तो आतंकवाद को लेकर दुनिया एक साथ एक सुर में बोलेगी, भारत को यह उम्मीद जरूर रही। यह अलग मसला है कि लगभग 2014-15 से लेकर 2025 के बीच में 7 भाषण जो प्राइम मिनिस्टर के यूनाइटेड नेशन में दिए गए, उन भाषणों में जिक्र खुले तौर पर टेररिज्म, पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमीन पर खड़े होकर सीमा पार आतंकी घटनाओं को लेकर खुले तौर पर किया गया। और इस दौर में सबसे बड़ा परिवर्तन तो अमेरिका के भीतर आया है। अल-कायदा मायने नहीं रखता है। यानी सीरिया जो ISIS का अड्डा माना गया, उसको मुक्ति दे दी गई एक लिहाज से, और वहां के जो आतंकवादी संगठन थे उनके साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर नजर आए। और भारत के सबसे प्रमुख डेलीगेशन में अमेरिका की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई, जिसकी अगुवाई शशि थरूर करेंगे। दूसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण माना गया उसमें यूरोप के देश, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूरोपीय यूनियन है, इटली है, डेनमार्क है।
इसकी अगुवाई रविशंकर प्रसाद करेंगे। तो क्या इस डेलीगेशन की यात्रा के बाद अन्य देशों की प्रतिक्रिया भारत की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी को लेकर निर्धारित होगी, या इस दौर में नौकरशाहों को यह समझा दिया गया है कि पुरानी फाइलें बंद कर दें और नई परिस्थितियों में चीजों को समझना शुरू कर दें? यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम जिक्र आपसे कर रहे थे कि 1947-48 पहला युद्ध कश्मीर के भीतर, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। 1965 लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे। 1971 इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। 1999 करगिल अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। फिर IC-814 का हवाई जहाज काबुल ले जाकर उतारा गया, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी थे। 26/11 मुंबई पर जो हुआ, मनमोहन सिंह थे। इस दौर में हमारा डिफेंस बजट बढ़ा, कश्मीर पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने की कोशिश हुई, सांप्रदायिक हिंसा देश के भीतर बढ़ती चली गई, व्यापार और बिजनेस जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुआ, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक बर्डन हमारे ऊपर बढ़ता चला गया, और एक फिलॉसफी लगातार टू नेशन थ्योरी की तर्ज पर रेंगती चली गई, जिसमें कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद की परिस्थितियों में महात्मा गांधी को लेकर भी जो व्याख्याएं की गई वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इर्द गिर्द घुमड़ती हुई सी नजर आई थी उस दौर को अगर समझेंगे तो। लेकिन एक क्षण के लिए समझिए इस वक्त की डिप्लोमेसी क्यों मायने रखती है, और जिस साउथ नॉर्थ ब्लॉक में तमाम पॉलिसीज बननी है ये क्यों बड़ी मायने रखती है और बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौर में भारत के पड़ोस में मालदीव और श्रीलंका में चुनाव ही भारत विरोध को लेकर उपस्थित हुआ। वहां के जो उम्मीदवार थे उन्होंने एंटी इंडिया स्टैंड लिया, नेपाल तक में एंटी इंडिया स्टैंड लिया गया। बांग्लादेश के साथ आज की परिस्थिति बड़ी नाजुक हो गई है, नेपाल के साथ भी कोई अच्छे संबंध है नहीं, और इन सब के बीच तुर्की है, अजरबैजान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। इनकी भूमिका इस दौर में खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस रूप में नजर आई, यह भी अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। यानी भारत पड़ोसियों से जिनसे घिरा हुआ है, किसी से भी रिश्ते इस तरीके के बिल्कुल नहीं है। बांग्लादेश पर तो कल ही जो सड़क के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उसको रोक लगा दी गई, यानी बांग्लादेश से सटा हुआ बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जो सड़क के रास्ते जो चीजें आ रही थी, चाहे वो फल हो, चाहे कार्बोनेट ड्रिंक्स हो, चाहे फूड्स हो, कॉटन हो, प्लास्टिक हो, लकड़ी के फर्नीचर हो, लैंड पोर्ट से इंपोर्ट नहीं होगा, इस पर रोक लगा दी गई। करने के लिए आपको जौहर पोर्ट या कोलकाता पोर्ट आना होगा। यानी पड़ोसियों को लेकर की परिस्थिति और उसके बाद के दायरे में रशिया, चीन, ईरान या ब्रिक्स के कंट्रीज, इसमें भी देखिए एक बार फिर एक नई फिलॉसफी उभर कर आई है कि किस रूप में भारत के भीतर डिप्लोमेसी को अब आगे बढ़ाया जाएगा। यह एक चिंतन और गंभीर विषय इस दौर में उभर कर आया है, और सबसे मुश्किल वक्त इसलिए है डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी का क्योंकि टेररिज्म को लेकर अमेरिका अपनी परिभाषा बदल रहा है, व्यापार को लेकर अमेरिका अपनी परिभाषा बदल रहा है। जो नया वर्ल्ड सिस्टम क्रिएट हो रहा है उसमें चीन की भूमिका, रशिया की भूमिका, और रशिया से तो कल अमेरिकी राष्ट्रपति की बात होनी है पुतिन के साथ कि यूक्रेन में आप युद्ध विराम कैसे किस रूप में करेंगे। हमने तो मिनरल डील कर ली, हमें तो वहां के सबसे कीमती और बेहतरीन मिनरल मिल जाएंगे, लेकिन आप कैसे डील करेंगे। और जो जिक्र हो रहा है टेररिज्म का, भारत के तमाम सांसद 7 अलग अलग डेलीगेशन के जरिए 33 देशों में जो जाएंगे, हालांकि उसमें 8 राजदूत भी शामिल किए गए हैं, 51 MPs हैं, बावजूद इसके अमेरिका का रुख अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह हो चला है कि हम जो कहेंगे उसी रास्ते हर किसी को चलना होगा। और अमेरिका का रुख टेररिज्म को लेकर बहुत ही नॉर्मल नहीं बल्कि कह सकते हैं अति सॉफ्ट हो गया है। हार्ड से अति सॉफ्ट होने की परिस्थिति में भारत उसी टेररिज्म के मुद्दे को जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था उस वक्त से उठाते चले आ रहा है। यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मंचों पर लगातार उठाया है, और 26/11 के वक्त तो जो पहला डेलीगेशन यूनाइटेड नेशन और अमेरिका गया था उसने स्वागत किया था, और अमेरिका तो भारत के साथ हमेशा से टेररिज्म को लेकर खड़ा रहा है। फिर चूक कहां पर हो गई इस दौर में या बदलती हुई दुनिया के भीतर भारत का स्टैंड कहीं न्यू नॉर्मल की दिशा में तो नहीं बढ़ा गया है। यह फैसला अब
इसी जगह पर होना है जो नॉर्थ साउथ ब्लॉक है, जहां बैठे अधिकारियों को तय करना है कि अब भारत किस रास्ते कैसे जाएगा। और यह माना जा रहा है कि जिन छोटे छोटे देशों के साथ भी संबंध बनाने हैं, उसको नए तरीके से डेलीगेशन के जरिए मैसेज देना है। वो इंडोनेशिया है, वो मलेशिया है, वो कांगो है, वो सियरा लोन है, वो लताफिया है, वो इथोपिया है, वो साउथ अफ्रीका है। अब कल्पना कर रहे हैं किन देशों के साथ भारत को अब कैसे संबंध एक झटके में बनाने की कोशिश नए सिरे से करनी है। और इतना ही नहीं, यह भी सवाल अब बड़ा है कि क्या अमेरिका चाहता है कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए और पाकिस्तान के हक में उसने इन बातों को इसलिए रखा क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत भारत में ना हो तो कश्मीर को इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया जाए। क्योंकि उसने टेररिज्म पर नहीं कहा, कश्मीर पर कहा। और यह भी कहा, और याद कीजिए जब पहली बार वो इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इमरान खान के बगल में बैठकर बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, मैं तो मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। तो क्या यह कहा जाए, दुनिया के अलग अलग देशों में भारत जब टेररिज्म के सवाल को लेकर जाएगा तो अमेरिका जिस कश्मीर का जिक्र कर रहा है उसको लेकर सवाल दुनिया के छोटे बड़े देश अगर करेंगे तो भारत के लिए क्या यह मुश्किल होगा। हालांकि राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कहा बातचीत होगी तो पीओके पर होगी। लेकिन फिर अगला सवाल एक और है, आर्टिकल 370 को खत्म किया गया तो कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया, यह खुले तौर पर कहा गया और बातचीत पीओके पर होगी। सवाल दुनिया के भीतर यह भी उठा तब आर्म्ड स्पेशल पावर एक्ट वहां पर क्यों काम कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्या वाकई वहां पर लोकल मदद नहीं मिल रही है, और अगर लोकल मदद मिल रही है तो आईएमएफ पाकिस्तान को आर्थिक मदद क्यों दे रहा है, जिस आईएमएफ में सबसे बड़ा शेयर अमेरिका का है। इन परिस्थितियों का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच भारत को अपनी कूटनीति और विदेश नीति को बड़ा करना है और बनाना है। ये वो परिस्थिति है जिसका फैसला साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में आने वाले वक्त को करना है, क्योंकि बिल्कुल एक नई स्थितियों के भीतर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भारतीय सेना 35 सालों से कश्मीर के भीतर जूझ रही है, बावजूद इसके आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया। तो अगला सवाल यह भी है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया का साथ भारत को मिल जाता है, लेकिन जब युद्ध की परिस्थिति आती है तो एक झटके में कश्मीर उभर कर सामने क्यों आ जाता है। अगर आप इस परिस्थिति को थोड़ा सा आगे याद कीजिएगा, 26/11 का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त बाकायदा जॉर्ज बुश ने बातचीत की थी भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ। पेंटागन सक्रिय हो गया था, सीआईए सक्रिय हो गया था, रीजनल मिलिट्री कमांड्स को सक्रिय कर दिया गया था, अमेरिकी इंटेलिजेंस साथ दे रहा था, और बाकायदा यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट आफ्टर 2008 उन्होंने क्रिएट किया था, क्योंकि वजह भारत के भीतर आतंकवादी हमला और अमेरिका के भीतर 9/11 का होना, इन सबको मिलाया गया था। टारगेट पे जॉर्ज बुश के अलकायदा थे, तालिबान थे, तोरा बोरा की पहाड़ियों को याद कीजिए, ओबामा भी उस रास्ते चले। लेकिन इस दौर की परिस्थिति तो बदल गई। उस दौर में जो भारत में राजदूत हुआ करते थे मेलफोर्ड, उन्होंने बाकायदा वाशिंगटन से बातचीत करके भारतीय नेताओं से सीधे संपर्क साधा। एनएसए याद कीजिए, एम के नारायणन, फिर मेनन का होना। ये डिप्लोमेसी एक लिहाज से इस तेजी से चल रही थी कि जिसमें लग रहा था कि टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान की घेराबंदी हो सकती है। लेकिन इस वक्त की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, और एक ऐसी परिस्थिति में इस देश के सामने नई चुनौतियां हैं, जिसमें डेलीगेशन के आश्रय दुनिया को संवाद बनाना या भारत अपनी ताकत का एहसास नए सिरे से कराए और करे। क्योंकि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में टेररिज्म मॉनिटरिंग कमेटी जो है, उसके सामने भारत ने जब 26/11 के बाद रिपोर्ट रखी तो उसमें अमेरिका का साथ था, और जब टेररिस्टों के नाम रखे गए तो चीन ने वहां पर वीटो कर दिया। शायद इसीलिए अब सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि दुनिया के सामने भारत की मौजूद स्थिति पुराने आर्थिक और पुराने द्विराष्ट्रीय समझौते जो होते थे व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर, वह एक झटके में ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर के बाद पाकिस्तान की परिस्थितियों से जाकर जुड़ गए। और भारत ने जब खुले तौर पर कहा कि हमने कामयाबी हासिल कर ली, जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें कामयाबी हासिल हो गई। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया, अच्छा है कश्मीर का मुद्दा सतह पर आ गया।
यानी सीज फायर तो नहीं टूटेगा। अमेरिका बीच में खड़ा है और डेलीगेशंस दुनिया के 33 देशों में जा रहे हैं। लेकिन अगला बड़ा सवाल 3 से चुनौतियों भरा है। 3 रास्ते निकल कर आते हैं। पहला रास्ता, क्या टेररिज्म को लेकर बदलती हुई अमेरिकी परिभाषा के भीतर भारत की परिभाषा कहीं टिकेगी या नहीं टिकेगी, या अमेरिका नए सिरे से दबाव बनाएगा। दूसरी परिस्थिति, व्यापार के युद्ध में इसी दौर में अगर चीन के साथ अमेरिका का समझौता हो गया और अब कल पुतिन के साथ जब ट्रंप की बातचीत होगी, उसके बाद अगर रास्ता निकलता है युद्ध विराम के बाद नए व्यापारिक रास्ते और रिश्तों की तरफ, तो फिर जो पारंपरिक संबंध रशिया के साथ थे, क्या उसमें कोई व्यापक परिवर्तन दिखाई देगा? और तीसरी परिस्थिति शायद सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वह आर्थिक नीतियों से और हथियारों की खरीद फरोख्त से जुड़ी है। दुनिया के बाजार में हथियारों की खरीद फरोख्त इस दौर में सबसे ज्यादा हो रही है। अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है। दूसरे नंबर पर फ्रांस है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है। इस फहरिस्त में चीन और रशिया भी कहीं खड़े हैं, लेकिन खरीदारों में सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के तमाम देश और भारत अव्वल नंबर पर आते हैं। तो क्या सारे सवालों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के सामने 2014 की परिस्थितियां बिल्कुल उलट है। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के सामने बल्कि भारत की अपनी विदेश नीति और अपनी कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बिल्कुल अलग 2025 में सामने आई है। और इतने बड़े डेलीगेशन को दुनिया के 33 देशों में जो भेजने का निर्णय लिया गया है, ध्यान रहे सवाल टेररिज्म का है। पाकिस्तान की जमीन पर बनने वाले टेररिज्म को लेकर नेशनल पॉलिसी का है। और भारत की पूरी सामरिक और डिप्लोमेसी दोनों पाकिस्तान के इर्द गिर्द रेंगती रही है। तो क्या इसके आसरे ये ना दुनिया मान ले कि यह भी कोई इवेंट तो नहीं है? क्योंकि दुनिया के हर देश ने पहलगाम पर हुए हमले के बाद भारत के साथ खड़े होने का जिक्र किया, लेकिन युद्ध की परिस्थितियों में कोई देश साथ खड़ा नहीं हुआ। यहां तक कि अमेरिका भी नहीं, जो इससे पहले हर हमले के बाद भारत के साथ न सिर्फ डिप्लोमेटिक तौर पर बल्कि ऑपरेशन के तौर पर भी नजर आता था। इंतजार कीजिए इसी साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक से निकलने वाली आवाजों का, और समझना होगा इसके समानांतर जो संसद है, उस संसद के भीतर राष्ट्रीय सहमति सत्ता और विपक्ष की कैसे बनती है। जो पहली बार समझ जाए कि संकट बड़ा है तो समझौते और तालमेल भी बड़े रखने होंगे। राजनीति के आसरे दिलों को बड़ा दिखाया जा सकता है, लेकिन जोड़ा नहीं जा सकता है। यह भी एक सच है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।